एसपी मैडम महाकुंभ मेले में ड्यूटी कर रही थी। वहीं पर उन्हें अपनी मरी हुई मां भीख मांगती हुई दिखाई दी। क्या है इस घटना के पीछे का रहस्य जो खोखले रिश्तेदारों की काली सोच का पर्दाफाश करती है? इस घटना की शुरुआत होती है बिहार के एक बहुत छोटे से शहर में रहने वाले मां और बेटी से। मां का नाम था सुनीता यादव। उनकी 8 वर्ष की बेटी नैना पढ़ाई लिखाई करने में बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके पिता का महामारी में देहांत हो चुका था। जिसके बाद सुनीता अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर रही थी, लेकिन उनके परिवार में अक्सर पारिवारिक जमीन को लेकर विवाद हो रहा था, क्योंकि सुनीता के पति के मरने के बाद वह चाहती थी कि उनके हिस्से की जमीन उसे मिल जाए, ताकि वह अपनी बेटा बेटी नैना का पालन पोषण अच्छी तरह से कर पाए, उसे अच्छे स्कूल में पढ़ा पाए, बड़े होकर उसे बड़ी ऑफिसर बना पाए। लेकिन नैना के बड़े पापा उसकी मां को जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं देना चाहते थे। उसके पिता के मर जाने के बाद उनका ईमान डोल चुका था। वे पूरा हिस्सा खुद हड़पना चाहते थे। वे इंसानियत को तार तार कर चुके थे और रिश्तेदारी का भी गला घोंट चुके थे। वे सारा माल खुद ही प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सुनीता को RSF देने से भी मना कर दिया। इधर सुनीता सिलाई मशीन का काम करती थी और अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर रही थी। जब नैना 7वीं कक्षा में पढ़ रही थी, तब घर वालों का कहना था कि बेटी को पढ़ा लिखा कर क्या करोगे, इसकी जल्दी से शादी कराओ और चूल्हा चोखा सिखाओ। यह पढ़ाई लिखाई इसके आगे काम नहीं आने वाली। लेकिन सुनीता यह बात जानती थी कि अब उसकी बेटी नैना ही उसे समाज में सम्मान दिला सकती है। उसके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद उन मां बेटियों को किसी ने नहीं पूछा। अगर नैना एक बड़ा पद ग्रहण करें तो सब लोग की बोलती बंद हो जाएगी। इसलिए हर हाल में सुनीता ने अपनी बेटी नैना की पढ़ाई जारी रखी। जब वह कक्षा को अच्छे नंबर के साथ उत्तीर्ण कराई, तो बारीक ही उसे नजदीक के लखनऊ शहर भेजने की, क्योंकि वहां पर एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से उसे स्कॉलरशिप मिल रही थी। लेकिन फिर समाज की बेड़ियों ने नैना को जकड़ा और शहर से बाहर जाने के लिए बहुत रोका गया। लेकिन सुनीता ने सारी मुसीबतों का सामना किया और अपनी बेटी को अपने दम पर लखनऊ के एक बड़े कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। गांव शहर के सभी लोग हैरान थे, क्योंकि उस छोटे से शहर की कोई भी लड़की इतना आगे नहीं पहुंच पाई थी जितना नैना पहुंचने वाली थी। इसलिए सभी शहर के लोग उसे रोकना चाहते थे, उसकी टांग खींचना चाहते थे। यहां तक कि नैना के बड़े पापा भी नहीं चाहते थे कि वह जीवन में कुछ करके दिखाएं। इसी बीच अक्सर जमीन को लेकर विवाद चलता रहता था। सुनीता अपने हक की मांग करती थी, लेकिन नैना के बड़े पापा कभी भी उसे थोड़ा हिस्सा भी देने को तैयार नहीं होते थे। वे उसे डराकर धमकाकर जलील करके घर से बाहर निकाल देते थे। लेकिन अब धीरे धीरे नैना बड़ी हो रही थी। उसे भी इन सब चीजों की समझ हो रही थी। वह भी अपने पिता का हक हासिल करना चाहती थी, लेकिन रिश्तों की जंजीरों ने उसे बांध रखा था। एक दिन नैना की मां सुनीता ने उससे कहा कि 1 से 2 महीने हो गए, तुम घर नहीं आई, मुझे तुमसे मिलना है। नैना ने जवाब दिया कि अभी मेरी भरपूर तैयारी चल रही है। मैं यूं से PSSSC एग्जाम की तैयारी कर रही हूं, ताकि रीका का पता लेता आव हो, आगे चलकर एक बड़ी SP ऑफिसर बन जाऊं और तुम्हारा नाम रोशन करूं। सुनीता नहीं चाहती थी अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई में कोई भी दिक्कत हो, इसलिए उसने सोचा कि मैं चुपचाप बस के माध्यम से लखनऊ जाती हूं और अचानक उसे सरप्राइज दे देती हूं। जिसके बाद सुनीता ने लखनऊ जाने की एक बस पकड़ी और अपने मन में प्रसन्नता के साथ अपनी बेटी को मिलने के लिए वह बहुत उत्सुक थी। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था, एक ऐसी घटना उसका इंतजार कर रही है जो इसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। दरअसल सुनीता जी इस बस में बैठी थीं। उस बस के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। उस बस को चलाने वाला ड्राइवर 2-3 दिन से नहीं सोया था और सामने की ओर से LPG गैस से भरा एक ट्रक जा रहा था। बस ड्राइवर को बार बार नींद आ रही थी। वह कई बार अपने पलकें बंद कर चुका था, लेकिन अब उसकी एक गलती सभी बस यात्रियों की भयंकर मृत्यु का कारण बनी। दरअसल जब LPG गैस से भरा ट्रक सड़क पर सामने जा रहा था, उसी समय बस ड्राइवर की आंख लग गई और उसने अपनी बस को LPG ट्रक के अंदर भर दिया, जिससे गैस का स्त्राव होने लगा। गैस बाहर निकल रही थी। इसी बीच एक ऐसा धमाका हुआ जिससे सभी लोग चारों खाने चित्त हो गए। तकरीबन आधे से 1 किलोमीटर तक उस भयंकर धमाके की आवाज सुनाई दी। आसपास जो कारें खड़ी थीं, वह सब उस धमाके की चपेट में आ गए। उस समय सुनीता के साथ उस बस में 45 यात्री मौजूद थे और 20 यात्री उसी समय जलकर मर चुके थे। यहां तक कि सुनीता की हालत भी बहुत गंभीर थी। उसका 30 पर शरीर जल चुका था। अब समय था इस दुर्घटना के बारे में परिजनों के आने का। सरकार हर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के परिजन को बुला रही थी, लेकिन किसी के पास भी नैना का नंबर नहीं था। यहां तक कि नैना तो जानती भी नहीं थी कि सुनीता बस के माध्यम से उसे सरप्राइज देने लखन आ रही थी। तभी नैना के बड़े पापा को सरकार की ओर से एक फोन गया
जिसमें उन्हें पता चला कि सुनीता दुर्घटना वाली बस का ही शिकार हो चुकी है। वह उसमें लखनऊ जा रही थी और उसकी हालत बहुत गंभीर है। जब उसके बड़े पापा का पूरा परिवार सुनीता की हालत देखने पहुंचा तो वहां पर चारों ओर बहुत बुरी और गंभीर स्थिति थी। कई लोगों के बॉडी पार्ट जल चुके थे, कई लोग अपने हाथ पांव खो चुके थे। तकरीबन मरने वालों की संख्या 45 में से 25 हो चुकी थी और सुनीता भी एक एम्बुलेंस में घायल अवस्था में मौजूद थी। तब उसके बड़े में पापा ने इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसे सुनकर आपकी आंखों में से भी आंसू आने लगेंगे। नैना के बड़े पापा ने यह सोचा कि यह तो आज नहीं तो कल वैसे ही मर जाएगी। अगर किसी तरह इसे बचा लिया गया तो फिर से यह मेरे दरवाजे पर जमीन मांगने आएगी। अगर आज किसी तरह इसे मृत घोषित कर दिया गया तो जिंदगी भर जमीन देने के नाम पर छुटकारा मिल जाएगा। उन्होंने सुनीता को देखना तक पसंद नहीं किया और सरकार को यह हवाला दिया कि इन लोगों में हमारी जान पहचान का कोई भी इंसान नहीं है। वास्तव में चंद पैसों के लालच में उन लोगों ने अपना ईमान बेच दिया था, जिसका क्या फल उन्हें आगे मिलेगा ये तो आप पूरी वीडियो देखकर ही जान पाएंगे। कुछ दिनों बाद जब सुनैना अपनी माँ को मिलने पुनः अपने छोटे से शहर आई तो उसने देखा कि घर पर तो ताला लगा हुआ है। अपनी माँ को इधर उधर ढूंढते ढूंढते जब वह अपने बड़े पापा के घर पहुंची, वहां से उसे जानकारी मिली कि उसकी माँ तो मर चुकी है। अचानक से इतना बड़ा झटका नैना सहन नहीं कर पाई। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब कैसे हुआ। उसने अपने रिश्तेदारों से कहा, आप इस घटना के बारे में मुझे उसी समय बता नहीं सकते थे? क्या मैं इतनी पराई हो गई हूं? लेकिन सबका कहना था हमारे पास तुम्हारा मोबाइल नंबर नहीं है, हम तुम्हें कहाँ ढूंढते फिरते। अब दुर्घटना को हुए तकरीबन 2 महीने बीत चुके थे। अब सुनीता कहाँ थी, किस हालत में थी, किसी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन नैना के बड़े पापा ने उसके मन में यह डाल दिया था कि हम लोग दुर्घटना वाली जगह पर गए थे और हमने देखा कि तुम्हारी माँ पूरी तरह से जल चुकी है। वहां पर उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। हमने अपनापन दिखाते हुए उसका अंतिम संस्कार किया ताकि तुम्हारी माँ की आत्मा को मुक्ति मिल सके। तुम्हें तो हमारा एहसान मानना चाहिए, बल्कि तुम हम पर ही गुस्सा कर रही हो। अब थक हार चुकी थी, उसके पास कोई जवाब नहीं था। जवाब उदास मन से और उस शहर को हमेशा हमेशा के लिए बुलाकर वह फिर से लखनऊ आ गई। अपनी माँ के ख्याल उसे परेशान कर रहे थे। मन में एक विचार आ रहा था कि काश मैं माँ के कहने पर उस दिन अपने घर चली जाती तो शायद माँ की जान बच जाती, क्योंकि वह खुद मुझसे ही मिलने लखनऊ आ रही थी और उसी बस में दुर्घटना का शिकार हो गई। नैना दिन प्रतिदिन डिप्रेशन में जा रही थी, अपनी पढ़ पई लिखाई पर ध्यान नहीं लगा पा रही थी। लेकिन तभी मनोज के रूप में उसे एक सहारा मिला जो उसके साथ पढ़ाई करता था। मनोज ने उससे कहा कि तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी, बहुत हिम्मत वाली थी। अपने पति के जाने के बाद उन्होंने तुम्हारा अच्छा खासा ख्याल रखा। जहां समाज ने चाहा कि तुम पढ़ाई ना करो, वहां पर तुम्हें पढ़ने के लिए उन्होंने सिलाई का काम किया, अपनी खुशियों को मार दिया, लेकिन तुम्हारी खुशियों को कभी मरने नहीं दिया। खुद फटे हुए कपड़े पहन लिए, लेकिन तुम्हारे लिए नए वस्त्र लाई। उसी को तो माँ कहते हैं। क्या तुम उस माँ का एक सपना पूरा नहीं करोगी? तुम्हारी माँ चाहती थी तुम बड़ी ऑफिसर बनो। आज भले ही तुम अपनी माँ को नहीं देख पाई, अंतिम समय में उनके साथ नहीं रह पाई, लेकिन अगर तुम उनका सपना पूरा करोगी तो आज जहां पर भी वह मौजूद है वह तुम्हें आशीर्वाद जरूर देगी। तुम्हें वर्दी में देखकर बहुत खुश होगी। मनोज की उत्साह बढ़ाने वाली इन बातों से नैना के अंदर फिर से चिंगारी उठी। वह समझ चुकी थी कि अब जिंदगी में उसे क्या करना है। उसे उसका सपना पूरा करना है, अपनी माँ का सपना पूरा करना है। वह लखनऊ में पढ़ रही थी, साथ में यूपीएसएससी एग्जाम की तैयारी करने लगी। वह रात दिन एक करके पढ़ाई लिखाई कर रही थी। कभी कभी मन में पुरानी यादें आती थीं जो उसे भटकाती थीं, लेकिन उसका लक्ष्य अब बहुत मजबूत था। वह किसी भी हाल में नहीं झुकने वाली थी। वह कुछ बड़ा करने वाली थी। उसने ने हर संभव प्रयास किया, अपनी एड़ी से लेकर छोटी तक का जोर लगा दिया और यूपीएसएससी एग्जाम को हर हाल में पास करने के लिए ताबड़तोड़ मेहनत करी। और जब यूपीएसएससी परीक्षा का रिजल्ट आया तो पूरे देश भर में उसने काफी ठीक ठाक रैंक हासिल करी। वह मात्र 1 साल से पढ़ाई कर रही थी, फिर भी उसने यूपीएसएससी एग्जाम को पार कर लिया था, जो बड़े बड़े 30 मार खान भी 3 से 4 साल में नहीं कर पाते। या उसके दृढ़ निश्चय और जबरदस्त हौसले का ही परिणाम था। अपनी रैंक के आधार पर नैना को एसपी पद सौंपा गया। अब उसके पास पावर थी, गाड़ी थी, उसके पास वह सब कुछ था जो उसे समाज में सम्मान दिला सकता था। लेकिन कमी थी एक माँ की, जो उस दुर्घटना में मारी जा चुकी थी। उसे अपने रिश्तेदारों पर तरस आता था। उन्होंने बचपन में जो कुछ भी किया हो, लेकिन उन्होंने उसकी माँ का सही समय पर अंतिम संस्कार की। उसके मन को यह बात हमेशा तसल्ली देती थी। अब उसे लखनऊ में एक क्षेत्र में एएसपी पद पर नियुक्त किया गया था।
काफी अच्छा काम वह अपने एरिया में कर रही थी। अपराध को मिटा रही थी और खास तौर पर नारी शक्ति के लिए लड़ रही थी, जिससे पूरे शहर में नैना का नाम गूंज रहा था। अब इधर प्रयागराज महाकुंभ शुरू होने वाला था। क्योंकि करोड़ों लोग इस महाकुंभ में शामिल होने वाले थे, तो ड्यूटी पर बहुत सारे पुलिसकर्मियों को बुलाया गया, क्योंकि भीड़ को संभालना था, अपराध को रोकना था, कुछ गलत लोगों का पर्दाफाश करना था, जिसके लिए पूरी दुनिया से काबिल पुलिस वाले बुलाए गए, जिसमें नैना का नाम भी शामिल था। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। इस महाकुंभ में उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आखिर ऐसा क्या होगा नैना के साथ, यह तो आप वीडियो अंत तक देखकर ही समझ पाओगे। नैना को जब प्रयागराज महाकुंभ में ड्यूटी के लिए भेजा गया तो वो बहुत उत्साहित थी, क्योंकि वह अपने कर्तव्य को, फर्ज को बहुत अच्छी तरह से निभाती थी। साथ ही साथ जब वह महाकुंभ पहुंची तो उसने कई फर्जी बाबाओं का पर्दाफाश किया, क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। नैना नहीं चाहती थी एक गलत साधु की वजह से लोग बाकी साधुओं पर भी विश्वास करना बंद कर दें। इसलिए सबसे पहले उसने फर्जी बाबाओं का भंडाफोड़ किया और भीड़ की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया। तकरीबन 1 सप्ताह तक वह अपनी ड्यूटी अदा कर चुकी थी। एक दिन जब वह महाकुंभ में ड्यूटी कर रही थी, तभी उसे एक महिला बूढ़ी भीख मांगते हुए दिखाई दी। नैना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कौन है, लेकिन उसे देखकर पता नहीं क्यों अपनापन सा महसूस हो रहा था। उस बूढ़ी औरत का आधा चेहरा जला हुआ था। उसका शरीर बहुत दुबला पतला था, मानो कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया हो। तब नैना को उसकी स्थिति पर दया आ गई और सोचने लगी कि मैं इसकी कुछ मदद कर देती हूँ। नैना ने अपने पर्स में से पैसे निकाला और उस बूढ़ी औरत से कहा कि अम्मा लो, ये पैसे अपने पास रख लो। लेकिन जैसे ही उस बूढ़ी औरत की नज़र नैना पर पड़ी, वो बिलक बिलक कर रोने कुछ लगी और कहने लगी, मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी माँ सुनीता हूँ। क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं सालों से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। आखिर तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हारा पता लगाने की बहुत कोशिश करी। यह बात सुनकर नैना कुछ देर के लिए हैरत अंगेज रह गई। उसके हाथ पांव कांप रहे थे, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। तभी उसने महसूस किया कि वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ सुनीता है। उसके होश उड़ गए। अपनी माँ को महाकुंभ मेले में जीवित देखकर, भिखारी की तरह भीख मांगते देखकर उसके हाथ कांप रहे थे। लेकिन उसकी माँ तो मर चुकी थी। आखिर वह इस महाकुंभ में जीवित कैसे थी? यह सवाल उसके दिमाग में गूंज रहा था। सबसे पहले उसने अपनी माँ को गले से लगाया और कहा, माँ तुम जिंदा हो। मैंने तो सुना था तुम बस हादसे में मर गई। मैं तब से तुम्हें मृत मान रही थी। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम जिंदा हो। मुझे माफ कर दो। उसने अपनी माँ को गले से लगाया और कोने में बैठाकर पानी पिलाया। अपनी माँ की ऐसी स्थिति देखकर उसे बहुत दया आई। लेकिन कुछ देर बाद उसकी माँ ने जो सच्चाई नैना को बताई, उसे सुनकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे। सुनीता ने बताया, उस दिन मैं लखनऊ जाने वाली बस में तुमसे मिलने आ रही थी, लेकिन अचानक बीच रास्ते में हमारी बस एक एलपीजी गैस वाले ट्रक के साथ टकरा गई और भयंकर अग्निविस्फोट हो गया, जिसमें कई लोग मर गए। मैं भी 40 पर तक जल चुकी थी और मेरी हालत बहुत गंभीर थी। रिश्तेदारों को भी बुलाया गया, तुम्हारे बड़े पापा को भी बुलाया गया, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं और यह बयान दे दिया कि मेरा तो यहाँ कोई भी नहीं है। जिसके बाद मुझे लावारिस मानकर सरकार ने एक सरकारी अस्पताल में मेरा इलाज करवाया। तकरीबन 1 माह के पश्चात में सही हुई। लेकिन मैं उस समय किस अस्पताल में थी, किस शहर में थी, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। साथ ही साथ उस हादसे में मेरे सर पर गंभीर चोट आई थी, जिस वजह से मैं अपनी याददाश्त भी खो चुकी थी। मैं इधर उधर भटक रही थी, दर दर की ठोकरें खा रही थी। मेरा कोई अपना नहीं था। तब कुछ लोगों ने मुझे उस शहर के एक वृद्धाश्रम छोड़ दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं वहां से भी भाग आई और आज इस प्रयागराज महाकुंभ में भिखारण के रूप में भीख मांग रही हूं। लेकिन जब मैंने तुम्हारा चेहरा देखा तो मुझे अपना सारा पुराना समय याद आ गया। मेरी बेटी, तुम्हें देखकर मेरी याददाश्त वापस आ गई। तुम मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हो। अब एसीपी मैडम को बहुत भयंकर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके बड़े पापा ने जो उसे कहा था कि उन्होंने अपने हाथों से तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार किया, वास्तव में वह बात झूठी थी। वह केवल जमीन हड़पने के लिए यह सारा ड्रामा रच रहे थे। जिसके बाद उसने अपनी माँ को नहलाया, धुला, अपने साथ सरकारी जीप में बिठाया। उसी समय छुट्टी लेकर बिहार के अपने गांव पहुंची और वहां पर अपने बड़े पापा को 2 थप्पड़ मारकर नैना ने उन्हें धूल चटा दी। अपनी माँ को सामने पेश किया और कहा कि तुम तो कह रहे थे कि मेरी माँ मर चुकी है, हमने खुद उसका अंतिम संस्कार किया है, तो यह औरत कौन है? जब सभी लोगों ने सुनीता को सही सलामत देखा तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि सुनीता बच जाएगी। लेकिन जा को राखे साइयां मार सके ना कोई।
ये कहावत यहाँ पर सत्य होती नजर आ रही थी, जिसके बाद सबके सामने यह सच्चाई आई कि नैना के बड़े पापा जमीन हड़पना चाहते थे। जमीन का एक भी कतरा सुनीता को ना देना पड़े, इसलिए उन्होंने यह घटिया चाल चली थी, जो वास्तव में इंसानियत को शर्मसार करने वाली थी। जिसके बाद नैना ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी माँ को उसका हक दिलाने के लिए लखनऊ का सबसे बड़ा वकील किया। उसके पास पावर थी, एसपी का पद था। उसने अपने बलबूते पर केस जीता और 50 लाख की संपत्ति उसके बड़े पापा को मजबूरन नैना की माँ को देनी पड़ी, जो उनके बुढ़ापे का सहारा बनी और एक बार फिर से उनके अच्छे दिन आ गए। इस पूरी घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, मैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।